Okay जी, moving towards question number 18 which says Springfield Bank is evaluating Creek Enterprises which has requested a 4 million loan to assess the firm's financial leverage and financial risk on the basis of the debt ratios for Creek along with the industry averages. See on the top of the next page, जो कि वो कह रहा है कि नेक्स्ट पेज पे मैंशन है, अभी हम देख लेते हैं उसको ताकि एंड क्रीक्स रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि नीचे गिवन है फॉलोइंग इवेल्युएट एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द लोन रिक्वेस्ट। उन्होंने लोन की रिक्वेस्ट की है ना, 4 मिलियन का लोन रिक्वेस्ट किया है। तो पहले हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ को देखेंगे और फिर हमने इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देनी है। तो करना क्या है कि नेक्स्ट पेज पे आई कैन सी कि उसने ये दी हुई है इंडस्ट्री एवरेजेस, यानी कि मुझे क्रीक के लिए भी ये 3 रेशियोज़ को कंप्यूट करना है फर्स्ट, फिर मुझे कंपेयर करना है इंडस्ट्री से, और कंपेयर करने के बाद आई कैन रिकमेंड कि क्या इनको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। द वेरी फर्स्ट इज़ डेट रेशियो। फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। अब टोटल लाइबिलिटीज़ आपने कौन सी लेनी है यहाँ पर, करंट लाइबिलिटीज़ प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। शेयर होल्डर्स इक्विटी नहीं आएगा, तो करंट लाइबिलिटीज़ थी ये 16.5 मिलियन और लॉन्ग टर्म डेट से 20 मिलियन। तो मैंने इन दोनों, यहाँ पे एडिशन नहीं हुई भी, तो मैंने दोनों फिगर्स को यहाँ पे लिख लिया 16.5 प्लस 20 मिलियन, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स जो कि टोटल हुआ होता है यहाँ पर टोटल एसेट्स 50 मिलियन, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 100। जब मैंने ये सॉल्व किया इसका आंसर आया जी 73%। ठीक हो गया। अब मैंने जब इंडस्ट्री को देखा, इंडस्ट्री एवरेज पे, तो डेट रेशियो थी 0.51, यानी कि इसमें परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसे अगर परसेंटेज पे देखूँ तो 51% हो जाएगा। तो यानी कि 70 जी कंपनी का है और इंडस्ट्री का 51% है। इसका मतलब क्या है कि रेशो बताती है हमें क्या है, रेशो बताती है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो कितने परसेंट एसेट्स आर फाइनेंस थ्रू डेट। ये कह रहे हैं कि 73% एसेट्स आर ऑलरेडी फाइनेंस थ्रू डेट एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं वहाँ पर 51% है, यानी कि 49% उनका अपना इक्विटी इस्तेमाल हुआ होगा। यहाँ पर वो ज़्यादा मेजरली ऑलरेडी रिलाई कर रहे हैं किसके ऊपर, अपने आउटसाइड या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के ऊपर। तो ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क है कि आपके पास ऑलरेडी इतना सारा कर्जा है जो कि आपने ऑलरेडी आपने इतने सारे लोन्स लिए हुए होंगे, तो आप मज़ीद अगर लेंगे तो अभी हम उस पर आते हैं ज़रा और 2 चीज़ें निकाल कर। नंबर 2 है जी इंडस्ट्री की एवरेज है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो। सो फार्मूला क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में गिवन होती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ये रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलते हैं ना EBIT, तो वो था 3 मिलियन और इसके फौरी बाद आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस विच इज़ 1 मिलियन। तो मैंने वही लिखा 3 मिलियन डिवाइड बाय 1 मिलियन, तो ये आगे 3 इज़ फाइन जनरली, लेकिन चूँकि हम यहाँ पर इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं तो इंडस्ट्री की फिगर थी 7.2 विच इज़ वेरी गुड, यानी कि ये रेशो बताती है हमें ये है कि क्या आप अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को मीट ऑफ कर सकते हैं, पे ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये पे ऑफ तो कर पा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले में थोड़ा सा पीछे हैं। इंडस्ट्री में जो जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका पे ऑफ पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है एज़ कम्पेयर टू क्रीक, राइट। थर्ड इंडस्ट्री की एवरेज थी मेरे सामने फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशो। तो मैंने उसका फार्मूला लिखा, फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशो का फार्मूला क्या होता है, EBIT प्लस लीज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस लीज प्लस प्रिंसिपल प्लस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। EBIT मौजूद थी 3 मिलियन, ऑलरेडी हमने लिखी थी। अब लीज़ कहाँ पे होगी, लीज़ होगी आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इफ़ आई सी ओवर हेयर, तो ये लिखा हुआ है लीज़ एक्सपेंस 2 लाख है, मैंने वो 2 लाख यहाँ पे लिख लिया अपने सामने, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने अभी लिखा था ऊपर 1 मिलियन, वो लिखा, लीज़ दोबारा लिख लिया। अब प्रिंसिपल प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड आता है, तो प्रिंसिपल मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये एंड में उसने कुछ हिस्टेरिक्स बनाए हुए हैं, तो लिख रहा है रिक्वायर्ड एनुअल प्रिंसिपल पेमेंट्स आर 800,000, यानी कि ये है वो प्रिंसिपल जो आपको पे करना ही करना है।
तो मैंने वो लिखा यहाँ पर 800,000। और प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड मिलता है मुझे इनकम स्टेटमेंट से। अगर मैं देखूँ तो ये लिखा हुआ है प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड 100,000। यहाँ से गलती हुई भी है, इसने 4 0 लगाए हुए, ये 100,000 है, ठीक है। तो मैंने 100,000 लिख लिया इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। टैक्स रेट भी कहाँ से मिलेगा मुझे, ये लिखा हुआ है लेस टैक्सेस, और रेट क्या है 40%। तो मैंने 0.40 लिख लिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आया है जी 1.185, यानी कि आप पे ऑफ तो कर पा रहे हैं बट अब बहुत करीब करीब है। अगर मैं इंडस्ट्री की फिगर देखती हूँ तो ये 1.85 है, राइट, यानी कि इंडस्ट्री बेहतर है। तो अब इस सिनेरियो में अगर मुझे ये रिकमेंडेशन मुझसे मांगी जा रही है तो मेरा कमेंट क्या होना चाहिए कि आपने ऑलरेडी अपने एसेट्स को 73% एसेट्स आर ब्रॉट या बॉट फ्रॉम योर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, एंड व्हेन वी कंपेयर विद द इंडस्ट्री फिगर्स, आपकी पेमेंट चाहे वो इंटरेस्ट कवरेज हो चाहे वो फिक्स्ड पेमेंट हो, इंडस्ट्री के मुकाबले में थोड़ी सी पुअर तो खैर मैं नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ी सी वीक है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई शुड से कि हमें इनको मज़ीद लोन सैंक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम मतलब उस कंपनी के लिए लोन सैंक्शन नहीं होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है बेस्ड ऑन आर फिगर्स प्लस इंडस्ट्री एवरेजेस, राइट। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में क्या कह रहा है जी, इन अर्ली 2013 पेप्सी रिपोर्टेड रेवेन्यूज ऑफ 65.64 बिलियन with earnings available for common stockholders of 6.12 billion. Pepsi's total assets at the time were 74.64 billion. क्या दे रहा है आपको, तीन चीज़ें दे रहा है पेप्सी की। नंबर 1 रेवेन्यू या सेल, नंबर 2 अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, एंड नंबर 3 their total assets. Meanwhile, one of Pepsi's competitors, Dr. Pepper, reported sales of $6.01 billion with earnings of $0.63 billion. Dr. Pepper had assets of $8.87 billion. Which company was more profitable? Right? और दो सवाल है, पहला क्या है, which company was more profitable? And number 2 कहता है, why is it hard to get a clear answer to this question? तो बताना क्या है, कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट अर्न कर रही है। हमें दिया क्या है सवाल के अंदर, हमें दिया है उसने सेल्स दी हुई है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स के बने हैं और टोटल एसेट्स के बने हैं। अगर मैं इन तीन चीज़ों को माइंड में रखूँ तो दो फार्मूलाज बनते हैं मेरे सामने, एक है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो और एक है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। अक्सर सवाल इस तरह के आ जाया करते हैं कि आपको डेटा गिवन होगा, आपने ख़ुद फार्मूलाज को याद रखना है, रेशियो से फार्मूलाज को, और फिर देखना है कि इससे कौन सा फार्मूला बन सकता है। तो मुझे ये दो फार्मूलाज नज़र आते हैं माइंड में। पहले टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मैंने पेप्सी की सेल्स की डिवाइड किया पेप्सी की ही टोटल एसेट से, तो ये आ गया 0.88 टाइम्स। फिर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स लिया तो ये आ गया 8.199 टाइम्स, यानी कि इनकी टर्नओवर था 0.88 टाइम्स और ये है 8.19%, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी। जब मैं डॉक्टर पेपर को लेती हूँ तो इनकी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो आती है जी 0.68 टाइम, जो कि उससे कम है, वहाँ 0.88 थी, यानी कि इनकी एक्टिविटी कम हो रही है, राइट। एसेट्स आर नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज टू क्रिएट सेल्स, ये हम इसे करते हैं ना इंटरप्रेट। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स है वो निकाली तो ये आई है 7.10%। जब आपकी एक्टिविटी कम होगी तो आपकी रिटर्न भी कम हो रही है। तो अपेरेंटली ये लगता है कि जी पेप्सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि इनकी एक्टिविटी भी ज़्यादा थी और प्लस प्रॉफिटेबिलिटी रेट भी ज़्यादा था। लेकिन मैंने अभी एक रेशियो जानबूझ के नहीं लिखी, वो रेशियो कौन सी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि इन तीन चीज़ों से तीन रेशियोज बन सकती थी, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स और एक है नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जब मैंने वो फिगर्स लिखी पेप्सी की तो ये आ गया 9.32%। जब मैं निकालती हूँ डॉक्टर पेपर का तो ये है 10.48%। अब यहाँ आया कॉन्फ्लिक्ट। मैंने जब पहले दो रेशियोज देखी तो मैंने कहा कि पेप्सी वॉज मोर बेटर इन अ बेटर पोजिशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट,
लेकिन जब मैं देखती हूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन तो उस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि पेप्सी के मुकाबले में डॉक्टर पेपर की ये रेशो ज़्यादा अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन नॉट फाइंड अ प्रॉपर आंसर टू दिस क्वेश्चन कि 2 रेशो सपोर्ट करी पेप्सी को और 1 रेशो सपोर्ट कर रही है डॉक्टर पेपर को। तो इस तरीके से इसका ना इसमें लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वाई इज़ इट सो हार्ड टू गेट अ क्लियर आंसर टू दिस क्वेश्चन। वो इसीलिए कि जो रेशियोज़ के आंसर्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग से आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यू आर नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन टू जज और टू कमेंट ओवर कि जी कौन सी वाली रेशियो या कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर अच्छा परफॉर्म कर रही है विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन में 3 रेशियोज़ निकालनी है पेप्सी की और 3 रेशियोज़ निकालनी है डॉक्टर पेपर के बाद हमने कमेंट्स ऐड करने हैं अपने कि ये रीजंस हैं कि अगर हम 2 रेशियोज़ को देखते हैं तो पेप्सी बेहतर है, तीसरी को लेते हैं तो डॉक्टर पेपर बेहतर है। तो इसलिए हम कोई प्रॉपर कमेंट नहीं कर सकते कि कौन सी वाली कंपनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। ओके जी, मेरे सामने है अब क्वेश्चन नंबर 20th। A common size income statement for Creek Enterprises 2014 operation follows। अगेन क्रीक का वर्ड आया जो कि क्वेश्चन नंबर 18 में भी था। यूजिंग द फर्म्स 2015 इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन प्रॉब्लम 3.18। हमने 3.18 को भी डिस्कस किया है, तो उसमें उसने इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, ये 2015 की थी, ठीक है। हमने इसी को इस्तेमाल करना क्या है, develop the 2015 common size income statement and compare it with the 2014 statement, which areas require further analysis and investigation। तो ये गिवन है 2014 की, वो लिख रहा है ना फॉलोज, ये 14 ही गिवन है, लेकिन ये किस तरीके से गिवन है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि ये वर्टिकल एनालिसिस ऑफ 14 हुआ है। तो 15 का जो डेटा गिवन था क्वेश्चन नंबर 18 में, पहले आपने इसको करना है कन्वर्ट इनटू परसेंटेजेस, यानी कि सेल्स के हो जाएंगे 100% और बाकी तमाम फिगर्स को आप सेल्स का 100% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। फिर आपके सामने एक 14 की फिगर्स आ जाएंगी जो कि लिखी हुई हैं और 15 की आपने खुद निकालनी है। आपने ऐसे ही बनानी है इनकम स्टेटमेंट, 14 की यहाँ से देखे लिखी, 15 खुद निकालनी, अब दोनों के लिख लिया पैरेलल। तो वो पूछ रहा है, पहले तो आपने कंप्यूट कर लिया ना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फिर आपने इसको कंपेयर भी करना है, आपस में कंपेयर करना है। लाइक लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या हुआ है, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, CGS, एवरीथिंग। मतलब आपने पहले वर्टिकल एनालिसिस बनाया, फिर आपने उन दोनों को वर्टिकल्स को दोनों के साथ साथ लिखा और फिर आपने उन दोनों को एक दूसरे के साथ ईयरली बेसिस पे कंपेयर भी करना है 14-15 के हिसाब से। फिर वो कहते हैं जी विच एरियाज रिक्वायर फर्दर एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर आपको फर्दर एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे ना, तो खाली या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है, वो आपको कभी भी प्रॉपर आंसर्स नहीं देते। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जी आपको रेशियोज़ कंप्यूट करनी चाहिए, ताकि रेशियोज़ की मदद से हम बेहतर जजमेंट दे सकते हैं, बेहतर डिसीजन दे सकते हैं रिगार्डिंग द कंसर्न्ड कंपनी, राइट। तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान सा सवाल है आप लोगों ने, लेकिन कमेंट्स खुद ऐड करने हैं ये करने के बाद।